हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम एक प्रमेय प्रूफ करने वाले हैं। प्रमेय का कथन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको आप सीखने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले आप ये जाने कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि में होंगे उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। यानी यदि आपको एक वृत्त इस तरीके से दिया हुआ है, हम चाहे जैसा भी चतुर्भुज बनाए, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो समांतर, मतलब जैसा भी चतुर्भुज आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि उसके जो शीर्ष होंगे वो परिधि को टच करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो चारों शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि में है। मान लेते हैं इसको हम नाम दिए हैं ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र ओ है। तो ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि में है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी हम किसी भी चतुर्भुज या किसी भी आकृति का जब नामकरण करते हैं तो नामकरण जो है आपको ऐसा एक क्रम में करना होता है। जैसे हम यहाँ लिखे ए बी सी डी, यानी एक क्रम आपको यूज करना है। चाहे तो आप उल्टे से भी कर सकते हैं या तो आप सीधे से भी करें, जहां से भी स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हम यहाँ ए लिख देंगे, फिर यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ सी, यहाँ डी। इस तरीके से आपको नहीं करना होता है। कभी भी हम किसी भी चतुर्भुज, पंचभुज या कोई भी आकृति का जब नामकरण करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपको एक क्रम के अनुसार ही करना होता है। ए बी सी डी, इस तरीके से हम एक क्रम के अनुसार नाम लिखते हैं। ठीक है, ये उसका नियम होता है नामकरण करने का। तो यहाँ हम एक चतुर्भुज लिए हैं जो चक्रीय चतुर्भुज है। हमें इस प्रमेय में ये प्रूफ करना है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? जैसे ए है, ए का सम्मुख कोण होगा सी, उसके सामने वाला। कोण बी है तो कोण बी का सम्मुख कोण है डी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए धन सी का मान 180 अंश होगा और बी धन डी का मान 180 अंश होगा। तो प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है? एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, और ये चतुर्भुज कैसा है? ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको दिया हुआ है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, और दूसरा कोण बी धन कोण डी का मान 180 अंश होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी होगी। तो देखिए, रचना में जैसे हम ए और सी का योगफल 180 अंश प्रूफ करना चाहते हैं, तो ए धन सी के लिए आपको रचना में क्या करनी होगी कि केंद्र ओ से आप बी को मिलाएंगे और केंद्र ओ से आप डी को मिला दीजिए। ठीक है, कभी भी हम रचना के जो क्रम होता है या रचना के जो चरण होता है, तो रचना में जो भी हम आकृति बनाते हैं तो ध्यान रखेंगे आपको उसको ऐसे डैश वाली लाइन से बनानी होती है। तो रचना हम क्या किए हैं, केंद्र ओ को कहां से मिलाए हैं? बी तथा डी से मिलाया। ये रचना हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका प्रमाण या जिसको कि उत्पत्ति कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति को समझने के पहले आप जो है, इसके पहले जो हम पिछले वीडियो में एक प्रमेय पढ़े हुए थे, प्रूफ किए हुए थे, वो आपको उसके स्टेटमेंट को यूज करना होगा। उस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई वृत्त है, किसी भी वृत्त की अगर हम एक जीवा लेते हैं, किसी भी वृत्त की अगर हम एक चाप लेते हैं, तो इस चाप के द्वारा केंद्र में जो कोण अंतरित होता है, यहाँ पर हमने एक चाप लिया है ए बी। ठीक है, तो किसी भी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र में जो कोण अंतरित होता है वो शेष परिधि में बने कोण का दुगुना होता है। ये प्रमेय हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, है ना। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे ये देखिए, यहाँ पर हम एक चाप ले रहे हैं इधर वाला, कौन सा? बी सी डी। ये एक चाप है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक चाप है। इस चाप के कारण केंद्र में कौन सा कोण बनेगा? ये वाला कोण बनेगा केंद्र में, इस चाप के कारण। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम चाप कौन सा लिए थे? ए बी, तो इस ए बी की तरफ ये कोण बना था, है ना। और इसी तरीके से यहाँ चाप कौन सा ले रहे हैं? बी डी। तो इस
चाप BD के कारण यहाँ पर हमको केंद्र में कोण बना है। अब ये कोण जो है इस प्रमेय के अनुसार किसका दुगुना होगा, तो ये इस कोण का यानी कोण A का वो दुगुना हो जाएगा। तो पहले एक बार हम इस प्रमेय के स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और उसके बाद में फिर ये सारे काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो क्योंकि हम ये प्रमेय पढ़ चुके हैं तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम चाप कौन सा ले रहे हैं, BCD। तो BCD के कारण हमको यहाँ पर कोण कौन सा दिखाई दे रहा है, BOD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चाप BCD द्वारा अंतरित कोण। तो इसके द्वारा जो अंतरित कोण है ये कौन सा हो रहा है, ये है कोण BOD। ये BOD की वैल्यू जो है ये किसकी दुगुनी हो जाएगी, ये कोण A की दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरीके से हम अब जब सेकेंड बार में इधर के चाप को लेते हैं, चाप कौन सा ले रहे हैं, DAB। तो सेकेंड बार में हम ले रहे हैं चाप DAB। इसके द्वारा केंद्र में बना कोण, इसके द्वारा अंतरित कोण कौन सा हो जाएगा, तो इस चाप को लेंगे तो इधर वाला कोण बनेगा। इस कोण का नाम हम देते हैं DOB। तो ये जो कोण DOB है ये किसका दुगुना होगा, ये कोण C का दुगुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कोण C। आपको ये प्रमेय को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। चाप के द्वारा केंद्र में जो कोण बनता है वो शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर ये जो चाप के कारण केंद्र में ये वाला जो कोण बना है ये इस कोण A का दुगुना होगा। इधर वाले चाप के कारण यहाँ पर केंद्र में जो कोण बना है वो इसके सामने वाले कोण यानी C में बने कोण का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें मिल रही हैं। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 जोड़े तो यहाँ से हो जाएगा BOD धन कोण DOB। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कोण A धन 2 कोण C की। अब चित्र में देखते हैं कि BOD और DOB को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से यहां तक को इसके साथ हम जोड़ देंगे, यानी पूरा आपका एक क्रम कंप्लीट हो गया, एक चक्र कंप्लीट हो गया। और आप क्या जानते हैं, पूरा जो वृत्त के केंद्र में कोण बनता है वो 360 अंश का कोण बनता है। तो BOD और DOB को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ हमें बन जाएगा 360 अंश। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से हम 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा कोण A धन कोण C। कोण 2 यहाँ पर 2 कॉमन निकला हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा क्योंकि गुणा है। तो अब हमें यहाँ से मिल जाएगा कोण A धन कोण C बराबर 360 बटे 2। भाग जा सकता है, 180 अंश आया। तो हमें मिल रहा है कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। तो जो हमें प्रूफ करना था उसका पहला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया कि कोण A धन कोण C का मान 180 अंश के बराबर होता है। सेकेंड हमें ये प्रूफ करना है कि B धन D का योगफल जो है वो भी 180 अंश के बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तो क्योंकि चारों कोणों का योग 360 अंश होता है यानी A धन B धन C धन D, इन चारों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 360 अंश का कोण मिलेगा। बराबर हम लिखेंगे 360। इसमें हमको यहाँ पर A धन C की वैल्यू पता है तो एक काम करते हैं, A और C को एक पास में लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A धन C को एक साथ रखेंगे और उसके बाद में B धन D को एक साथ रखेंगे। इसका मान हो जाएगा 360 अंश। A धन C की वैल्यू रख देते हैं तो A धन C की वैल्यू होती है 180 अंश। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं उसको,
धन बी धन डी का मान बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो यहाँ से हमें बी धन डी की वैल्यू चाहिए, तो कोण बी धन कोण डी बराबर 360 ऋण 180, यानी हमें क्या मिला, कोण बी धन कोण डी का मान 180 अंश। इसमें हम इसको घटा देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या प्रूफ कर पाए कि कोण ए धन कोण सी का मान 180 अंश होता है और कोण बी धन कोण डी का मान 180 अंश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है इसका स्टेटमेंट, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम अभी सॉल्व करते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं कि यदि ए बी और सी डी आपस में समांतर दिया है, कोण डी ए बी का मान यदि 80 अंश दिया है, तो चतुर्भुज के शेष अंतः कोणों को ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो चतुर्भुज ए बी सी डी हमें दिखाई दे रहा है वो वृत्त में बना हुआ है, यानी इसके जो चारों शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं। तो इस कारण से जो ए बी सी डी है वो क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है और अभी हमने क्या पढ़ा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण ए धन कोण सी का मान 180 अंश हो जाएगा। तो कोण ए का मान 80 है, तो यहाँ से हमें कोण सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से पहले हम एक काम करते हैं, डी की वैल्यू को निकालते हैं, क्योंकि डी अगर इसकी वैल्यू निकाले तो बी की वैल्यू भी हमको आसानी से निकल जाएगी। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आपने एक प्रमेय पढ़ा हुआ है कि यदि दो समांतर लाइनें होती हैं, उन दोनों समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, तो एक ही तरफ के जो अंतः कोण होते हैं इनका योगफल हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है, यदि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए बी और सी डी दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, और क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते तो ये आपको दो समांतर रेखाएं दिखाई दे रही हैं और ये तिर्यकछेदी रेखा दिखाई दे रही है। तो क्योंकि ए बी और सी डी ये दोनों समांतर हैं तथा यहाँ पर कौन तिर्यक रेखा बन रही है, ए डी तिर्यक रेखा है या तिर्यकछेदी रेखा है, इसलिए क्या होगा कि कोण ए धन कोण डी का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। इस प्रमेय के अनुसार ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू पता है 80 अंश, धन डी की वैल्यू नहीं मालूम है अभी हमें, बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हम कोण डी की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 ऋण 80, यानी कोण डी का मान हमें मिल जाएगा 100 अंश। तो अब देखिए ए का मान मिल चुका है और डी का मान मिल चुका है, अब बारी आ रही है सी की। तो आप क्या जानते हैं, जस्ट इसके प्रमेय, इसके पहले जो प्रमेय हमने पढ़ा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, साइड में आप कारण लिख लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इस कारण से उनका योग जो है वो 180 अंश होगा। तो बस आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के वो सम्मुख कोण है। तो ए धन सी का योगफल कितना हुआ, 180 अंश। वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू पता है हमें, सवाल में दिया है, धन सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकल आएगी 180 ऋण 80, यानी हमें कोण सी बराबर मिल जाएगा 100 अंश। कोण सी निकल चुका, कोण डी भी निकल चुका। अब किसकी बारी है, कोण बी की बारी। बी किसके सामने है, डी के सामने। तो बी धन डी का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बी और डी जो है वो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण है तो जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो बी धन डी बराबर 180 अंश। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, डी का मान है 100, तो बी धन डी का मान 100 रख दिए, बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कोण बी बराबर 180 ऋण 100, यानी कि कोण बी का मान हमें मिल जाएगा 80 अंश। तो इस तरीके से
हमें जो चतुर्भुज की बाकी के तीनों जो उसने कोण ज्ञात करने कहा था क्वेश्चन में, तो कोण डी 100 अंश हुआ, कोण सी भी 100 अंश हो जाएगा और कोण बी का मान 80 अंश हो जाएगा। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में हमें ज्ञात करना है क्यू आर एस और कोण क्यू टी एस, यानी क्यू आर एस ये वाला कोण और क्यू टी एस यानी इस कोण को ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के अभी आपके पास दो तरीके हैं, क्योंकि दो प्रमेय हम इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। पहला प्रमेय क्या कहता था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वृत्त का चाप है, इस चाप के कारण केंद्र में जो बना कोण होता है वो शेष परिधि में बने कोण का दुगुना होता है, यानी अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x होता है। इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक बड़ा हम चाप लिए हुए हैं, ये ऊपर बड़ा वाला चाप दीर्घ चाप को ले रहे हैं, कौन सा, QS का। इस QS चाप के कारण केंद्र में यहाँ पर हमें कितने अंश का कोण दिखाई देगा, तो ये 152 अंश है। मान लेते हैं कि यहाँ पर x अंश बनेगा, तो 152 को यदि हम x में जोड़ेंगे तो टोटल कितना होता है, वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी 360 ऋण 152, यानी कि यहाँ पर आपको मिल गया 802, यानी इधर आपको जो x की वैल्यू है 208 अंश का कोण मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये QS के कारण ये आपके पास एक क्या दिया है, चाप दिया है। इस चाप के कारण केंद्र में 208 अंश का कोण बन रहा है, तो बाकी परिधि में क्या होगा, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगुना होगा 208। तो इसी चाप QS के कारण बिंदु R में जो कोण बनेगा, तो बिंदु R में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 208 का आधा, यानी कि ये हो जाएगा 104 अंश। और इसी चाप QS के कारण T में भी वो शेष परिधि पर बिंदु T प्राप्त हुआ, तो T में भी जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, 208 का आधा, यानी कि ये भी 104 अंश हुआ। तो ये तो एक तरीका है कि हम इस प्रमेय का यूज करें कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो भी आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उस प्रॉपर्टी का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, अब देखिए यहाँ पर QSQ इधर वाले चाप को आप देखिए, यहाँ पर SQ एक वृत्त का चाप है। इस चाप के कारण केंद्र में आपको कितने अंश का कोण दिखाई दे रहा है, इधर वाले कोण को देखते हैं, 152 अंश। ठीक, अब ये 152 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, तो इसी चाप QS के कारण शेष परिधि में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, यानी कोण P जो है वो क्या होगा, 152 का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 76 अंश का कोण। ओके, अब P में अगर 76 अंश का कोण बन रहा है, यही प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर भी कि वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र में जो कोण बनेगा वो शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। तो ये दुगुना का मान अगर 152 है तो ऊपर जो कोण है वो 76 अंश का हमको मिल जाता है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर R की वैल्यू। तो R की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप कौन से चतुर्भुज को देखेंगे, P, Q, R और S। अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, तो हम कौन से चतुर्भुज लिए, P, Q, R और S। तो P, Q, R, S जो है वो कैसा है, तो P, Q, R, S जो है वो चक्रीय चतुर्भुज है। तो अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो P धन R का मान को क्या होना चाहिए, तो P धन R का मान होना चाहिए 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे 76, तो 76 धन R का मान 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी 180 ऋण 76, तो ये हो जाएगा 4, 1। तो यहाँ से आपको R की वैल्यू मिल जाती है 104 अंश। इसी तरीके से अगर आप चतुर्भुज ले लेते हैं P, Q, T, S, अभी इसको भूल जाते हैं तो आपके पास कौन सा चतुर्भुज मिल रहा है, P, Q, T, S। ये भी चक्रीय चतुर्भुज है। तो अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके भी सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी कि P धन T का मान जो है, कोण P धन कोण T का मान जो है वो भी 180 अंश होगा। P की वैल्यू हमें दिया हुआ है 76 धन T बराबर 180 अंश। तो इस तरीके से यहाँ पर कोण T का मान 180 ऋण 76, यानी कि हमको क्या मिल रहा है 104 अंश।
तो आपको जहां पर क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अभी तक हम जितने भी प्रमेय पढ़े हुए हैं आपको उसमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको उसको ध्यान से देख के ये समझना होगा कि कौन से प्रमेय का आपको वहां पर जरूरत पड़ने वाली है और आपको उनके सारी स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए।